हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रवक्ता चयन परीक्षा मतलब कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, पीजीटी 2006 का प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले मैं 2019 का आपका 2016 का है, 2013 का है और 2009, इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन पेपर आपको हल करवा चुकी हूँ। तो ये आपका 2000, आज हम लोग 2006 का अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। बुद्धि लब्धि नापने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि नापने का? हमेशा ध्यान रखिए, सर ऊपर की तरफ होता है, इसलिए क्या कहते हैं, मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इंटू 100। ठीक, ये क्या है आपके बुद्धि लब्धि को नापने का फॉर्मूला। यहाँ पर आपका CA भी रहता है, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, MA अपॉन CA इंटू 100 अगर रहेगा शॉर्ट में, तब इस तरह से रहेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी संचार कहलाती है। ठीक है, अगर संचार की बात हम करें कि जैसे किसी चीज़ को हम भेजते हैं तो सबसे पहले कौन होता है? हमारा सेंडर होता है ना। सबसे पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर उसके बाद फिर बाद में रिसीवर और उसके बाद फीडबैक। तो इस तरह से आपके संचार की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक लोचमय तथा सीखने वाली, समस्यात्मक, यूनिफॉर्म और विषय अभिमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है अनौपचारिक शिक्षा? लोचमय तथा सीखने वाली होती है। ये कैसी होगी आपकी? लोचमय तथा सीखने वाली। तो फर्स्ट वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में, सामाजिक पुनर्गठन में, इनमें से सभी। तो बिल्कुल राष्ट्रीय विकास में, सामाजिक पुनर्गठन में और आर्थिक विकास, इन सारी चीज़ों में प्रौढ़ शिक्षा में लाभ है। आपको कोई बेवकूफ़ बना करके आपसे कोई अंगूठा नहीं लगवा सकता अगर आप शिक्षित हैं तो। प्रसार शिक्षा का आधार है ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, कस्बाई, महानगर। तो क्या है? गांव में दी जाने वाली शिक्षा प्रसार शिक्षा है। पोस्टर लाभदायक होते हैं। पोस्टर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पोस्टर हैं वो क्या, इसको अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे दोनों लोगों के लिए होता है। अनपढ़ लोग क्योंकि वो प्रिंट मटेरियल को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए चित्र का प्रयोग किया जाता है, और पढ़े लिखे लोग भी पोस्टर को देख करके मैसेज को समझ जाते हैं। तो अनपढ़ एवं पढ़े लिखे लोग करेक्ट आंसर होगा। केयर भारत में कार्य कर रही है। केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? तो केयर जो है वो 1950 से कार्य कर रही है। ठीक है, तो और जो केयर का कार्य है वो क्या है हमारा? गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई। कौन सी? गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो ये 1950 में। ठीक, तो 1950 में ये है, केयर काम कर रही है। और भारत में अगर पूछे कि भारत में आई कब, तो 1949 में आई है। ओके, और इसका कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कनॉट पैलेस में सबसे पहला कार्यालय स्थित हुआ। कहाँ आपका? दिल्ली। ओके, अगला है, आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशील माध्यम जो है वो क्या है? रेडियो है, दूरदर्शन है, पोस्टर है, नाटक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या है? दूरदर्शन है। प्रसार शिक्षा एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों को की सोच कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा उन्हीं के द्वारा दी गई जिन्होंने प्रसार शिक्षा को क्या कहा? स्कूल से बाहर की शिक्षा। और ये किसने कहा है? ये कौन है? डगलस एवं स्पिंजर ने कहा कि स्कूल से बाहर की शिक्षा। तो ये परिभाषा और ये परिभाषा, दोनों ही परिभाषाएं क्या हैं? स्पिंजर महोदय की हैं। अगला है हमारा, लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व क्या है? तो लीगन्स जो मॉडल है उसमें संचार का जो सबसे लास्ट है वो क्या है? श्रोता एवं प्रतिक्रिया, मतलब रिसीवर एंड फीडबैक। ठीक है, ये छठा पार्ट है लीगन्स मॉडल में। अगर मैं बात करूँ लीगन्स मॉडल की, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि लीगन्स मॉडल जो है उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आई। तो सबसे पहले जो है उन्होंने, पहला उनका था कि प्रेषक था। ठीक है, प्रेषक, जिसको आप क्या कहेंगे? कम्युनिकेटर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे उनका था संदेश। तीसरे नंबर पर है माध्यम।
मतलब चैनल, ठीक। प्रेषक मतलब सेंडर हो गया या कम्युनिकेटर, कुछ भी कह सकते हैं आप। संदेश से मैसेज हो गया, माध्यम से चैनल हो गया। फिर उसके बाद व्यवहार मतलब ट्रीटमेंट, व्यवहार मतलब ट्रीटमेंट, ये चौथा स्टेप है आपका। पांचवा में आता है आपका ऑडियंस मतलब श्रोता, और छठे में आपका आ जाता है फीडबैक, ठीक। तो ये किसका है, ये लीगन्स मॉडल है, ठीक। तो इसमें लास्ट में जो सबसे लीगन्स मॉडल में छठा तत्व इन्होंने पूछा था, तो उसका जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें फीडबैक दिया हुआ है। देखिए, आप देखेंगे कहाँ फीडबैक ये दिया हुआ है ना, श्रोता एवं प्रतिक्रिया। तो श्रोता पांचवें नंबर पे वैसे है, लेकिन यहाँ पर चौथे में ये दोनों दिया हुआ प्रतिक्रिया है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिए जाने वाली आयु समूह। यहाँ से प्रश्न आ जाता है आयु समूह कौन सा है जो प्रौढ़ शिक्षा, तो हमेशा याद रखिए 15 से 35 वर्ष है इसका आंसर। और सन 1988 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना की गई। दिए हुए अंक वितरण में समस्त अंकों को जोड़कर उसी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त कहलाता है वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मध्यमान कहलाता है, ठीक। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन n, ठीक। और उसके बाद अगर कहें तो पदों का योग, मतलब जितने पद हैं उनको क्या करेंगे, योग मतलब उनको जोड़ लेंगे बटे पदों की संख्या। अगला है सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, जब सांख्यिकी आंकड़े हैं तो उनके प्रदर्शन को किस पर हम दिखाते हैं, उसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है। हेक्सागॉन्स के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम उसको ग्राफ पर दिखाते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, तो ये प्रश्न को ध्यान से देखेंगे हम लोग। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ना कि यहाँ पर लिखा है समन्वित बाल विकास कार्यक्रम। अगर बाल विकास कार्यक्रम होता तब तो आप 1975 लगा देते, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो इसलिए जिसको IRDP के नाम से जाना जाता है। IRDP कब आया, सन 1980 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, सन 1980 में आई है, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये मतलब ग्रामीण गरीब परिवारों की गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर सन 1980 को IRDP कार्यक्रम आया, ठीक। अगला प्रश्न है संखास्ती। संखास्ती क्या है, संखास्ती है खोपड़ी की अस्थि है, चेहरे की अस्थि है, रीढ़ की अस्थि है, कान की अस्थि है। तो संखास्ती कुछ नहीं, क्या है, ये कान की अस्थि है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। और शंखास्ती जो है ये पिछला, ये जो कान की अस्थियां शंखास्ती का पिछला भाग हैं, और यह मास्टराइट प्रवर्ध के रूप में नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है एवं कान के पीछे स्थित होता है। गर्दन की पेशियां इसी कर्णमूल भाग से जुड़ी रहती हैं। शंखास्ती शरीर की एक महत्वपूर्ण हड्डी होती है जो सिर के दोनों ओर तथा आधार पर स्थित होती है। ओके। रक्त का पीएच मान क्या है, तो रक्त का पीएच मान बार बार मैं बताती हूँ, पीएच मान क्या है, रक्त का 7.4 है, ठीक। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 7.35 और 7.45 के बीच में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का लक्षण क्या है, तो निकट दृष्टि आनुवांशिक, आंखों पर सूजन, आंखों पर अधिक जोर पड़ना, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं निकट दृष्टि दोष का लक्षण। तो आनुवांशिकता के कारण भी हो सकता है, आंखों पर सूजन आ जाती है, आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है पढ़ने पर, और ज़्यादा 30-35 के बाद क्या होता है, आंखों पे इस तरह की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। वसा का अवशोषण कहाँ होता है, वसा का अवशोषण हमेशा याद रखिए किस में होता है, छोटी आंत में होता है। और वसा पर कौन सा एंजाइम काम करता है, वसा पर लाइपेज नामक लिपिड्स है ना, तो किस पर काम करेगा, ये वसा पर काम करता है, ठीक। बोमन संपुट का आकार का, पहली बात तो बोमन संपुट की बात करें अगर हम, तो बोमन संपुट पाया कहाँ जाएगा, तो ये हमारे वृक्क में पाया जाता है। ओके, कहाँ पर, वृक्क मतलब गुर्दे में, गहरे प्याले के समान की संरचना है बोमन संपुट, ठीक है। तो मानव गुर्दे में जो नेफ्रॉन्स हैं जिनकी संख्या कितनी है, 1,30,000 है, और इन्हीं नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा संरचना होती है जिसको जो कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होती है, इन्हें ही बोमन संपुट कहा जाता है। छने हुए तरल सीरम के कण यहीं पर एकत्रित होते हैं, मतलब प्याली नुमा संरचना होती है और क्या होता है, उसी में से छनता है, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा बोमन संपुट है।
फिर अगला है मानव शरीर में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या। देखिए ऐसे प्रश्नों में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं हमारे पास 23 जोड़े हमारे क्रोमोसोम हैं, ठीक। तो अब देखिए प्रश्न देखिए, अब यहाँ 23 जोड़ा आपको दिखा तो इस तरह से नहीं लगाना है, ठीक है। 22 जोड़े, ठीक, 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सेक्स का डिटरमाइन करता है कि लड़का है या लड़की है। तो 22 जोड़े प्लस एक क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है, जीवाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना, तो बिल्कुल ये पानी के बैलेंस को बराबर रखता है, कौन, एल्ब्यूमिन, ठीक। रक्त जमने में सहायता करना, नहीं, थ्रोम्बिन वगैरह का काम है, कैल्शियम का काम है आपके। कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी है, तो यहाँ पर कैल्शियम, आपका कैल्शियम है जो रक्त का थक्का जमने में। और क्या सहयोग करता है हमारे प्रोटीन है, विटामिन के है, ये सब क्या है, रक्त का थक्का जमने में काम आते हैं। अगला प्रश्न है, लाइपेज क्रिया करता है, लाइपेज, अभी लिपिड्स की बात मैंने की थी, तो लाइपेज किस पर क्रिया करेगा, लाइपेज किस पर क्रिया करता है, ये वसा पर कार्य करता है। और वसा का पाचन कहाँ पर होता है, वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ओके। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगर मैं बात करूँ, आपको, आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले जो सीजर हैं, जिसको कि क्या हम कहते हैं, छेदक, ठीक है, कृंतक, ठीक है सर। सबसे पहले जिसको छेदक यहाँ पे लिखा है, छेदक भी कह सकते हैं इसको, कृंतक भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें सीजर की, इनसीजर की, ठीक है, इनसीजर, आप इंग्लिश में याद करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हिंदी में अलग अलग तरह से देता है। तो ये जो हमारे कृंतक हैं वो 8 हैं। फिर उसके बाद रदनक, ठीक है, कौन सा, रदनक या भेदक। तो छेदक और भेदक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको छेदक, ठीक है, ये क्या है, ये 4 है, ठीक है। तो ये कृंतक की संख्या कितनी हो गई, छेदक की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, और रदनक की 4 हो गई। फिर अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक कितने हैं हमारे, 8 हैं, अग्रचर्वणक, जिसको हम लोग प्रीमोलर कहेंगे, प्रीमोलर, ठीक, ये हमारे 8 हो गए। और उसके बाद जो मोलर है, मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। मतलब अग्रचर्वणक और चर्वणक, चवर्णक या चर्वणक, जो भी आप प्रोनाउंस करें इसको। और बाद में ये कौन सा हो जाता है, ये हमारा मोलर हो जाता है, ठीक। अब अगर इसको अगर हम लोग काउंट करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो गया 8 4 12, 12 12 24, 24 8 32, तो ये 32 हो गया ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि प्रश्न गलत दिया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या, तो अब छेदक तो हमारे पास 8 है ना, यहाँ पर 8 तो दिया नहीं। अगर ये दिया होता एक जबड़े में कितनी होती है छेदक दांतों की संख्या, तब यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो एक जबड़ा, 2 जबड़े होते हैं ना हमारे पास, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 4 हो सकता है, एक जबड़े में 4 हो सकता है, लेकिन इसकी कुल संख्या 8 होती है। तो आप याद रखें, जो कृंतक है उनकी संख्या 8, रदनक 4, अग्रचर्वणक 8 और चर्वणक 12। तो इस तरह से हमारे दांत में कितने हो गए, 32 हो गए। अगला प्रश्न है, फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है, पेट संबंधी, त्वचा संबंधी, कान संबंधी, नेत्र संबंधी। तो हम इस जानते हैं डर्मा, डर्मा वाला मतलब कि त्वचा संबंधी रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। जल को शुद्ध करने की भौतिक संसाधन, उबालना, वाष्पीकरण, छानना, इनमें से सभी। तो भौतिक संसाधन पूछ रहा है, भौतिक साधन पूछ रहा है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संवादन के लिए क्या आवश्यक है, खिड़कियों, दरवाजों तथा वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, हरे वृक्ष, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो संवादन के लिए की आपकी खिड़कियों और दरवाज़ों की संख्या है, ये तो बिल्कुल सही है कि खिड़कियों और दरवाज़ों की आवश्यकता होती है, घर का बड़ा होना भी होता है, हरे वृक्ष हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब मतलब डिंब वाहिनी नलिका में। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 33
होती है। तो रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लसिका द्रव्य की प्रकृति कैसी होगी? अच्छा, जब ब्लड है हमारा 7.4 है ना, तो मतलब अम्लीय है क्षारीय है? ये क्षारीय है, तो इसलिए लसिका द्रव्य की प्रकृति भी कैसी होगी? क्षारीय होती है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन निर्मित होता है। क्रोमेटिन किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। आप जान लीजिए एंजाइम जितने हैं हमारे बॉडी के, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से निर्मित होती हैं? ये सारी प्रोटीन से ही निर्मित होती हैं। तो क्रोमेटिन भी किससे? प्रोटीन से निर्मित होती है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और बेसिक प्रोटीन का एक समूह है जो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम से बंधा हुआ रहता है। और जनन अंगों में सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, वरना और सारी बॉडी में क्या? समसूत्री विभाजन होता है। एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? देखिए इस प्रश्न में भी गलती है। एड्स की जानकारी हमें कब हुई? 1959 में। 69 यहाँ लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, 1959 में हुई है। ठीक है, तो जब भारत में सबसे पहला मामला कब आया है? 1986 में भारत में पहला मामला आया है। अगला है इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को शरीर से में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण, वसा का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो जो इंसुलिन नामक हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, और इसका जो मुख्य कार्य है ये कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना होता है। केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया है? बार बार मैं बताती हूँ, ऊपर ये हमारा हो गई कोशिका और ये बीच में हो गया केंद्रक है। ठीक है, ये हो गया कोशिका और ये हो गई हमारा केंद्रक। तो जो केंद्रक है वो किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया हुआ है। किसके द्वारा? हुक की तरह, ये समझिए बीच में फंसा है, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया हुआ है। और ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। और कोशिका की खोज कब हुई है? कोशिका की खोज 1665 में हुई है। कोशिका की बात हम करें तो इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, और 1665 में कोशिका की जो खोज की है वो रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से बताती हूँ मैं। जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो कोशिका की खोज 1865 ईस्वी में ब्रिटिश जो ये थे आपके वनस्पति शास्त्री थे, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की है? कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, और ये कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो गलती से ज़रा हो गया था। तो फिर उसके बाद ये आपकी 1665 में की है। और केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है? ब्राउन ने केंद्रक की खोज। ठीक है, ये हुक जो मैं कह रही थी वो बाय मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। ठीक, तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, केंद्रक का नाम किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। और कब ये दिया गया है? 1831 में। इसको आपको याद होना चाहिए। 1665 में कोशिका और 1831 में आपको केंद्रक की खोज हुई है। और केंद्रक की जो खोज हुई है वो किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, और ये भी आप जान लें कि 1931 में ये हो गया। 3839 में किसने जो आपके श्लाइडेन एवं श्वान थे उन्होंने क्या दे दी? सेल थ्योरी दे दी। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपकी दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम लोग कौन सी गैस? ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी है? तो एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजेन, ग्लोब्यूलिन, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त के जमने में हमारा फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? फेफड़ा उत्सर्जी है, त्वचा उत्सर्जी है, मलाशय उत्सर्जी है, मस्तिष्क उत्सर्जी अंग नहीं है। मूत्राशय, मलाशय सब उत्सर्जी है। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? ये आपके शुक्राशय में, वृषण में, अग्नाशय में, पुरस्थ ग्रंथि में। तो जो ये हार्मोन है जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐसा लिख देते हैं कि
वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, मतलब पुरुषों में होती है ना, तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किए जाते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से स्रावित, थाइमस ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, अंडाशय से। तो हम सभी जानते हैं कहाँ से, स्त्री के हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, इसलिए इनका श्रावण कहाँ, अंडाशय से होता है। छोटी आंत के अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है, गुहांकुर या रसांकुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या कहलाती है, गुहांकुर या रसांकुर कहलाती है। और ये जो है ये आंत की दीवारों के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। ठीक है, तो छोटे छोटे से इस तरह से छिद्र होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उपस्थित रहते हैं और उससे पाचन क्या होता है, भोजन इस तरह से पिसता है और ये उसके लिए उपयोगी होते हैं। अगला है हमारा अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, अंगों को जोड़ने का कार्य, उपकला, पेशीय, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो किसके द्वारा ये किया जाता है, संयोजी ऊतकों के द्वारा किया जाता है। और ये ऊतक कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं और इनका मुख्य घटक कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन नामक प्रोटीन इसका मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। तो शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य जो है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के जीवाणु से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है, फाइब्रोनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन, ग्लोब्यूलिन। तो ये जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या है, संक्रामक रोगों से जीवाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर ग्लोब्यूलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ग्लोब्यूलिन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है। इनमें से कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ का निर्माण हमारी मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब WBCs के द्वारा होता है ग्लोब्यूलिन का। अच्छा, एल्ब्यूमिन का हमने क्या बताया था, ये क्या करता है, वाटर का बैलेंस बनाए रखती है। और भी अगर एल्ब्यूमिन के बारे में आए तो हम क्या, जो आपका एग है, एग का जो वाइट पार्ट है उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। शरीर में सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी, तंत्रिकाओं द्वारा। तो सर्वाधिक क्रियाएं जो नियंत्रित होती हैं वो आपकी प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। और इसमें क्या है, बुद्धि, चतुराई और सोचने समझने का केंद्र, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रमस्तिष्क के द्वारा नियमित की जाती हैं। और यह प्रमस्तिष्क क्या है, शरीर का सबसे मतलब मस्तिष्क का 2/3 भाग है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा भाग है। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित है। तो जो आपकी ब्रूनर्स ग्रंथि है इसको याद कर रहिएगा आप, कहाँ पर स्थित है, पक्वाशय अर्थात कि आपके ड्यूडेनम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ड्यूडेनम में स्थित है। और ये ड्यूडेनम से ही क्या होता है, हमारे जो छोटी आंत में जाकर के ये खुलती है। ब्रूनर ग्रंथि मानव की छोटी आंत में जाकर के खुलती है और ग्रंथियों से म्यूसिन से बना क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो भोजन पाचन में सहायता करने के साथ साथ पक्वाशय उपकला के साथ अम्ल विरोधी क्रियाएं करके अम्लीयक काइम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका पक्वाशय। ठीक है, ड्यूडेनम की बात। अच्छा, यहाँ पर छोटी आंत, अब मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के भाग मैंने आपको बताए थे, आज फिर बताती हूँ। जैसे ही छोटी आंत ये आपका एंटर करता है तो उसके बाद सबसे पहला पार्ट जो आपका है छोटी आंत का वो क्या है, वो है आपका सीकम। जैसे यहाँ से आपका इंटर किया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आपकी छोटी आंत शुरू हुई। ठीक, यहाँ से शुरू हो गई छोटी आंत, छोटी आंत से यहाँ छोटी आंत से ये बड़ी आंत में यहाँ पर जुड़ गई। ठीक है, जैसे ही आपकी बड़ी आंत शुरू हो जाती है वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कौन सा पार्ट आ जाता है, ये जो सबसे पहले जब इंटर हुई तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, सीकम। ठीक, सीकम हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है, कोलन है। अब यहाँ से पूरा कोलन है। ठीक, और फिर उसके बाद इधर आ जाता है रेक्टम, और फिर ये क्या है, एनल ट्यूब। आपका जो रेक्टम है वही मलाशय है और यहाँ पे एनस के थ्रू एक्सक्रीटा बाहर हो जाता है। तो ये बड़ी आंत है आपकी। ठीक है, तो यही बड़ी आंत की छोटी आंत जहाँ पर जुड़ती है वो सबसे पहले सीकम है, कोलन है, फिर रेक्टम है, फिर एनल ट्यूब है। तो इस तरह से बड़ी आंत के अंग अगर पूछ लिए जाएँ तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो।
ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है सन 1986 में पारित हुआ। इसमें भी ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, पारित हुआ और फिर मतलब बना, पारित हुआ जो भी, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1986 में आया है ये, ठीक। और पारित होने का भाई 87 में अगर हो गया हो तो नहीं जानते, मैं जो मुझे पता है मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, लार में पाया जाने वाला प्रकीर्णों क्या है? तो टाइलिन जो है ये लार में पाया जाने वाला प्रकीर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ब्लड ग्रुप में व्यक्ति के सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून ले सकते हैं? तो आप इसको जानते ही हैं, जो डी जो आपका ओ है वो क्या है? डोनर है, और ए भी क्या है? सबसे ले लेता है, मतलब कि ग्रहण कर लेता है ना, सर्वग्राही इसको कहते हैं ना, ग्राही, सर्वग्राही है, और ये क्या है? सर्वदाता है, ठीक। तो ए बी ग्रुप जो है वो सभी व्यक्तियों का खून ले सकता है, सभी से ग्रहण कर सकता है, और जो ओ है वो सर्वदाता है। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। अगर ये दिया होता कि मानव मुख में आपके ग्रंथियों की संख्या अगर 6 दी हुई होती तो हम इस पे 6 पे टिक लगा देते, ठीक है। तो ये जो है आपका, तो इसमें 2 जान लीजिए, कान के पास है, जीवा के नीचे है आपके, ठीक। और इस तरह से अगर देखें तो जो पहली जोड़ी है जो लार ग्रंथि है, जिसको लार ग्रंथि है जिसको सबलिंगुअल ग्रंथि होती है, और जो दूसरी जोड़ी है वो लार ग्रंथियाँ सब मेडुलर ग्रंथियाँ, जबकि तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियों की पैराटिड ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो 3 तरह से हो गई, कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी सब मैडिबुलर ग्रंथियाँ, सबलिंगुअल, और फिर उसके बाद ये जीवा के नीचे सब मैडिबुलर ग्रंथियाँ, और फिर आपकी पैरोटिड ग्रंथियाँ, ठीक है। तो यहाँ आपके कान के नीचे है, आपके जीवा के नीचे है, और हाँ, आपके कान के नीचे जीवा में है, और ये जबड़े के पास में। तो इस तरह से 3 जगह पर ये ग्रंथियां हैं। तो आप इस चीज़ को जाने रहिए कि 6 ग्रंथियां हैं। मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं, और जोड़ी में पूछेगा तो 3 लगाएंगे आप। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती? तो भाई नाइसिन, विटामिन B3, ठीक है। तो इसकी कमी से ये बीमारी हो जाती है। तो उसमें होता क्या है 3D नामक बीमारी? उसमें क्या है आपका? डिसेंट्री है, डायमेंशिया है, और डायमेंशिया, और आपका डायरिया है। डायरिया मतलब कि आपका अतिसार हो जाए, और फिर डायमेंशिया जिसमें कि याद नहीं रहता, और उसके बाद और है आपका डायहोरिया, ठीक है। एक है डायहोरिया है, डायमेंशिया है, डायमेंशिया है, डायरिया है, और डिसेंट्री है। इस तरह से 3 रोग ये हो गया, और चौथा फैक्टर जब आता है तो वो डेथ हो जाता है। फिर जठर रस में उपस्थित पाचक रस कौन से हैं? तो जठर रस में उपस्थित जठर की जब भी बात आ जाए तो आप जानिए प्रोटीन के पाचन की बात कर रहा है। तो प्रोटीन में आपका पेप्सिन है और रेनिन है। तो पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करेगा, और रेनिन क्या? मिल्क प्रोटीन पर क्रिया करता है, हाँ? फिर उसके बाद अगला क्या है? व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो खाद बनाना सर्वोत्तम विधि है। हैजा एक कैसा रोग है? हैजा एक दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता, तो ऐसा कथन कौन कह सकता है? स्वामी विवेकानंद। कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है? हाथ मिलाना। ये भी असुरक्षित यौन संबंध भी है। HIV धनात्मक हो माता पिता, HIV धनात्मक रक्त का आदान प्रदान हो जाए तब भी, तो वही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? पेचिश, मलेरिया, खसरा, सिफिलिस। तो जो आपका मीजल मम्स है, ये जो आपका ये खसरा है वो मीजल्स, वो किसके द्वारा? वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है, और साथ में ये विषाणु जनित रोग है। अगला है काली खांसी का संप्राप्ति काल क्या है? तो 6 से 18 दिन है, ठीक। फिर BCG का टीका कब दिया जाता है? पहला टीका BCG जन्म के तुरंत बाद। ऑस्ट्रोमलेशिया की कमी होती है प्रोटीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, और विटामिन ए की। तो ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है? कैल्शियम प्लस विटामिन डी है, विटामिन डी, ओके। तो इससे क्या होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्क में होने वाला है। ऑस्ट्रोपोरोसिस अगर पूछ ले तो वृद्धों में होने वाला है।
जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। वायु, शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है, किसकी मात्रा बढ़िया रहेगी उसमें? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया होती है। फ्राइनोडर्मा बीमारी कमी से होती है। विटामिन डी की, विटामिन के की, विटामिन प्रोटीन की और विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। अगर सिर्फ वसा भी अगर रहे ऑप्शन में, ये विटामिन ए ना रहे, तब भी आप वसा पे आंसर लगाएंगे। इसमें टोड लाइक स्किन हो जाती है। पायरिया रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। और ये किसमें होने वाला रोग है? दांतों में होने वाला रोग है। ठीक है, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों में व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 6 से 12 अगर है, माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का, संगी साथी का और शिक्षक का। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? संगी साथी का, क्योंकि बच्चा बाहर निकलने लगता है। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार, प्रशिक्षित दाइयों का होना। तो यहाँ पर मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रचार। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट, विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता। तो ठीक है, निगेटिव बात नहीं होगी। विकास क्या? एक निश्चित क्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और 68 पे है, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो अग्नाशय में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है एमाइलेज और लाइपेज। कौन कौन सा हो जाता है? एमाइलेज और लाइपेज। ठीक, ये अग्नाशय में पाया जा, अग्नाशय, अब अग्नाशय से आप याद करेंगे कि हार्मोन की बात करें तो अग्नाशय से इंसुलिन है, इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से ही। ठीक, तो फिर अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो वो एमाइलेज होता है। और वो आपके अग्नाशयी रस मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज तथा माल्टेज। कितनी चीज़ें हैं इसमें आपकी? हैं एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। ठीक, अब इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्या क्या है? एमाइलेज है आपका, फिर ट्रिप्सिन है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एमाइलेज है जो, और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा। एमाइलेज और क्या? माल्टोज, ये किसको चेंज करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा। और फिर उसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। क्या क्या? जो आपका ट्रिप्सिन है वो किसको पचाता है? आपके प्रोटीन को। और लाइपेज तो हम जानते ही हैं वसा को पचाता है। तो आपका लाइपेज और एमाइलेज, तो एमाइलेज किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किस पर? एमाइलेज और माल्टेज जो है वो किस पर क्रिया करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे। और आपका ये लाइपेज जो है वो लिपिड्स पर, लाइपेज किस पर? लिपिड्स पर क्रिया करने का कार्य करता है। और आपका जो ट्रिप्सिन है वो आपके प्रोटीन पर कार्य करता है। तो इस तरह से देखें तो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं एंजाइम? इसमें कौन कौन से हैं? एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, लाइपेज है तथा माल्टेज है। कौन कौन से? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज तथा माल्टेज। तो इस तरह से 5 प्रकार के एंजाइम हैं जो कि अग्नाशयी रस से निकलेंगे। तो एमाइलेज, लाइपेज यहाँ पर है ही, और उसके साथ में अगर हम करें तो माल्टेज हो जाएगा। ठीक, एक हो जाता है हमारा माल्टेज हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन, फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। पर्नीशियस अनीमिया किस विटामिन? पर्नीशियस हम लोग पढ़े विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? अवशोषण नहीं हो पाता है। जो भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं जो कमी के कारण क्या होता है? विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता, इसके कारण पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। अगला है, एक गर्भवती स्त्री में अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता, मतलब आयरन। जैसे कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें अतिरिक्त लोहे की, आयरन की उसको कितनी आवश्यकता होगी? 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम।
तो ये तो RDA आपका 2010 के हिसाब से है, ठीक है, RDA 2010 के हिसाब से है। और अगर मैं बात करूं RDA आपका 2020, तो उसमें जो आयरन की मात्रा है उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर एक गर्भवती स्त्री में 40 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती, mg आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसने पूछा अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता, तो 40, तो फिर अगर एक नॉर्मल है तो उसको कितने आवश्यकता होती है, तो उसको 29 की आवश्यकता होती है, mg की आवश्यकता होती है। तो अब हम 40 में से 29 को अगर माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है 11 mg। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 mg, ये ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक जो गर्भवती स्त्री है उसमें जो आवश्यकता है वो कितनी 11 mg होगी, RDA 2020 के अनुसार 11 mg होगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है टांगों की कमजोरी, आंखों में जलन, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार और रक्ताल्पता। तो जो आपका नाड़ी संबंधी विकार, ठीक है, तो यहाँ पर नाड़ी तंत्र संबंधी विकार, शुष्क बेरी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो अच्छा BCG तो 6 तपेदिक के लिए हमें पता है। अगर हम बात करें डिप्थीरिया, पर्टुसिस और उसकी टिटनेस की, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 रोगों से रक्षा करता है। कौन कौन सी हैं वो? आपकी डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है और आपका टिटनेस है, और 3 प्रमुख घातक रोग हैं, और यह 6 माह से कम के शिशुओं को ये दिया जाता है। फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए आपका हो गया रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी क्या हो गया हमारा? थायमिन हो गया, हाँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है। और आपका टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। ये रासायनिक नाम सबके दिए हुए हैं। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? कौन सा पौष्टिक तत्व है जिसमें दूध की कमी होती है? तो कैल्शियम तो भाई बहुत ज़्यादा, विटामिन ए भी, निम्न में से कोई नहीं, लौह तत्व, ठीक है। आयरन क्या ना के बराबर होता है, ठीक, आयरन और विटामिन सी, 2 चीज़ें। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? तो दाल में ऐसे कौन से अमीनो अम्ल हैं जो नहीं पाया जाता? तो वो क्या है? मिथियोनिन है, जो कि दाल में नहीं पाया जाता है। तो हमारे 2 तरह के एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो 20 टाइप्स के, उसको आप देख लें। पोषक तत्वों को धारण अधिक होता है दाब द्वारा पकने से, भूनने से, उबालने से, तलने से। तो इतना जान लें आप कि जितना ही ज़्यादा मतलब हमारा फूड को बहुत ज़्यादा हम तलते हैं, भूनते हैं, इनसे क्या होता है, उससे आपके न्यूट्रिएंट्स खराब होते हैं। तो उबालना जो है आपका बॉइलिंग मेथड, उसमें क्या होता है, पोषक तत्व आपके सब बचे रहते हैं। चिकित्सीय आहार कौन सा है? तरल आहार, मुलायम आहार, सादा आहार, इनमें से सभी। तो इसमें आपके चिकित्सीय आहार जो हैं वो कौन सा है? चिकित्सीय आहार सामान्यतः कैसा होता है? सादा होता है, अर्थात उसमें रोगी के रोग के आधार पर खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को वर्जित किया जाता है जिससे रोगी को तकलीफ हो सके, ठीक। तो चिकित्सीय आहार कैसा होता है? सादा होता है। अगर एक तरह से जो इसका करेक्ट आंसर माना गया है सादा होता है, और उपयुक्त सभी इन दोनों में से आप देख लीजिएगा। गर्भवती महिला के लिए संस्तुति कैलोरी 2020 के अनुसार मैं बता रही हूँ आपको, कितना? 350, ठीक है, 350। फिर अगला है, फुफ्फुसीय धमनी में रक्त होता है, अशुद्ध, शुद्ध धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, धमनी की बात कर रहा है। धमनी और शिरा 2 चीज़ें हैं, अशुद्ध है, शुद्ध है, कभी शुद्ध कभी अशुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जो फुफ्फुसीय धमनी है
उसमें क्या अशुद्ध, यही एक धमनी है ही जिसमें कि अशुद्ध रक्त होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। शुक्राणु पाए जाते हैं गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नलिका में, योनि में, वृषण में। तो जो शुक्राणु है वो कहाँ पाए जाएंगे? वृषण में पाए जाते हैं। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है हृदय में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में, पित्ताशय में। तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। पित्त रस स्रावित होता है यकृत द्वारा, पित्ताशय द्वारा, प्लीहा द्वारा, अमाशय। तो यकृत द्वारा पित्त रस का श्रावण होता है। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका को ऊर्जा संस्थान माना जाता है? पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत बार बता चुकी हूँ। फुलकारी कढ़ाई की विशेषता क्या है? फुलकारी कहाँ की है? आपकी पंजाब की। फुलकारी पंजाब की, बंगाल की क्या हो गई? कांथा। ठीक, अगला प्रश्न है आबे रमा का अर्थ क्या है? आबे रमा, रमा मीन्स मूव करना, आब मीन्स वाटर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? बहता पानी। राल क्या है? वर्णक। नायलॉन तंतु की विशेषता, राल क्या है? वर्णक, पिगमेंट है। नायलॉन तंतु की विशेषता क्या है? चमक होती है, तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यास्था, सब कुछ होगी भाई, क्योंकि ये कृत्रिम है इनमें से सभी। टैगलॉक ऊन कैसा होता है? ये निम्न श्रेणी का ऊन होता है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक तंतुओं में आपके सबसे निर्बल रेशा आपका हो जाता है ऊन। ठीक, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा आपका होता है ऊन। ऊन आपका सबसे निर्बल रेशा है। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विभिन्न प्रकार की त्वचा कोशिका से निकलती है। ऊन पालतू भेड़, बकरी, यौक आदि से प्राप्त की जाती है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्व की है। इसके रेशे जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ऊन सर्वाधिक कमज़ोर है, लिनन होगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कपास भी मजबूत है, रेशम भी मजबूत है, तो उस हिसाब से ऊन यहाँ पर क्या होता है? सबसे कमज़ोर होता है। सिलाई करते समय उंगलियों की रक्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। ओके, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो परिवर्तित सेलुलोजिक रेशे की बात हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी हम रेयॉन को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन किया गया है ना, मैन मेड फाइबर के अंतर्गत आता है। नाइट्रोसेल्युलोज विस्कस और क्या? कुप्रामोनियम। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई कौन सी है? अरही। इसको आप रट लीजिए, अरही सुई का प्रयोग कच्छ के लिए किया जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र दिमाग में याद रख लीजिए, 2 महीने। रेशम का क्या? 2 महीने। बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 37 to 63 डेज। ठीक, तो लगभग 2 माह हो जाता है। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? 2 सूती मोटे कपड़े पर सूती धागे से की गई कढ़ाई क्या है? सिंधी कढ़ाई है। इसमें धागों की संख्या गिन करके उस पर कढ़ाई की जाती है। कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर का कसीदे के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें फ्लोरा और फोना डिजाइन की प्रधानता होती है। फ्लोरा फोना मतलब पशु, पक्षी और फूल। निम्न में से एक श्रव्य सामग्री है। टीवी के अदृश्य श्रव्य, पोस्टर के अदृश्य है, कठपुतली दृश्य श्रव्य, टेप रिकॉर्डर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र व्यापक, व्यायामी, सीमित, इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है पक्षाघात, ब्रोंकाइटिस, दिल का दौरा, सिर दर्द। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कमी के असंतुलन के कारण क्या होता है? ब्रोंकाइटिस हो जाती है, जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता पिता के रक्त देख लीजिए, यहाँ पर पोषण है और ऑक्सीजन होगा नहीं, अच्छा ऑक्सीजन नहीं है, पोषण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? गर्भनाल। गर्भनाल से प्राप्त होता है। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेगा? तो जो 6 से 7 वर्ष का बालक अकेला खेलना नहीं पसंद करता, वो कैसा एकांग जो आपका जो खेल खेलेगा वो 2 तरह, वो जो खेल खेलेगा समूह में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर वो सामूहिक खेल को खेलना पसंद करता है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग्य है। ये किसका कथन है? ये वैलेंटाइन महोदय का कथन है। बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, इनमें से सभी से। तो बिल्कुल इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ों से प्रभावित होता है।
गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई। किसने की है गृह व्यवस्था की तुलना? राजमल पी देवदास ने गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की है। रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है? वो वैल्यू कहलाता है। इसी की जगह अगर चमकीलापन होता ना, ब्राइटनेस और डलनेस होती, तब इंटेंसिटी पे हम जाते। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा रंग है? जब भी हम ठंडा और गर्म की बात करें तो इधर रेड येलो के इस साइड में जो कलर हैं वो गर्म में आते हैं, और इस साइड में जो वायलेट से लेकर इधर ग्रीन तक आएंगे ये हमारे ठंडे रंग के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्लू कलर होता है, तो यहाँ ब्लू एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ये ब्लू कलर ठंडा रंग में आ जाएगा। किस साधन का गुणात्मक सीमाएं हैं? तो गुणात्मक सीमाएं किस साधन की? ऊर्जा की, धन की, ज्ञान की, किन चीज़ों की गुणात्मक सीमाएं हैं? जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी कुछ भौतिक संसाधन, जैसे मैं फ्रिज है, टीवी है, जो भी सामान है, फ़ोन है, तो उसकी गुणात्मक सीमाएं होती हैं। लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश का है? तो ये कहाँ का है? आपके राजस्थान का परंपरागत वस्त्र है। मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र, अगर मोटी है और नाटी भी है तो उसके लिए कैसी लंबी धारियों वाले वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर। कांथा विशिष्ट कढ़ाई कहाँ की है? मैंने अभी भी बताया आपको, कांथा कहाँ? पश्चिम बंगाल की। और आपके गुजरात की मोती भरत, अबला भरत, पंजाब की फुलकारी। ठीक, इस तरह से मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य शीघ्र समाप्त हो, कार्य देरी से समाप्त हो, गृहिणी का कार्य का ज्ञान हो, कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक समाप्त हो। मूल्यांकन का उद्देश्य यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो ये संतुलन क्या है? ये तो सिद्धांत हो गए आपके। आपका लय भी आपका सिद्धांत हो गया, दबाव भी सिद्धांत हो गया। जो रेखा है, लाइन, फॉर्म्स और कलर, ये सारी चीज़ें किसके? कला के तत्व के अंतर्गत आती हैं। कला के तत्व की संख्या कितनी है? 7 है। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक। रचनात्मक, विनाशात्मक, शारीरिक। तो जो हमारे विकास में होने वाले परिवर्तन हैं वो किस प्रकार के होते हैं? रचनात्मक होते हैं। विकास विध्वंसकारी नहीं होंगे भाई, क्रिएटिव होंगे तभी वो होंगे। फिर अगला हमारा है शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको पूरक आहार कहते हैं। फिर उसके बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? जेम्स ट्रेवर महोदय का है। ठीक है, तो ये जेम्स ट्रेवर ने कहा है। हॉलक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों में परिवर्तन। जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो यहाँ पे 130 दिया हुआ है, 130 आप कर सकते हैं कि वहाँ पर होती है। वैसे 140 होता है, 140 कर लेते। रोते समय अगर पूछता तो 140 से ऊपर भी जा सकती है। भ्रूण किसी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? नाभिनाल, गर्भनाल, रक्त कोशिकाएं और रक्त धमनियाँ। तो भ्रूण जो है वो किसकी सहायता से माँ से जुड़ा रहता है? वो जुड़ा रहता है नाभि नाल की सहायता से माँ से जुड़ा। देखिए, जुड़ा रहता है माँ से। नाभि नाल, गर्भनाल से भोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है। व्यक्तित्व विकास के 8 अवस्थाओं की व्याख्या किसने की है? एरिक्सन महोदय ने व्यक्तित्व विकास के 8 अवस्थाओं की विशेष बात की है। उसमें क्या है? शैशवावस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, खेल अवस्था है, आपकी स्कूल अवस्था है, किशोरावस्था है, तरुणावस्था है, मध्य वयस्क अवस्था है और परिपक्वता। जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाग में बांटा है, तो वैसे ही एरिक्सन ने जो अवस्थाएं हैं विकास की उनको 8 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? भोजन ग्रहण करना, स्तन त्याज्य, बाल विकास का अध्ययन, मलमूत्र नियंत्रण। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बाल विकास का अध्ययन। तो बच्चों के पालन पोषण से में सम्मिलित नहीं है। तो बाल विकास का अध्ययन कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल विकास का अध्ययन है तभी हम कर सकते हैं। ठीक, फिर एंडोमार्फिक व्यक्ति कैसे होते हैं? एंडोमार्फिक व्यक्ति कैसे होते हैं? छोटे और मोटे होते हैं। एंडोमार्फिक, अंडे की तरह छोटे मोटे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो युंग महोदय हैं उन्होंने भी कितने प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा? उन्होंने 3 प्रकार से बांटा। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और कौन से? उभयमुखी या मध्यमुखी, जो भी कह लीजिए। तो 3 प्रकार से बांटा, और अंतर्मुखी के अंदर ही एंडोमार्फिक होते हैं। ठीक, किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल महोदय किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं। और इसका अर्थ क्या? किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? बच्चों का उद्यान या बच्चों का बागीचा। ठीक है, और
इसमें क्या छोटा सा स्कूल होता था जहाँ बच्चे चटाई बुनाई मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, सांस्कृतिक गाने गाते थे, खेल खेलते थे। और ये शिक्षण का कार्य किसके द्वारा किया गया? ये सब ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किया गया था। और ये अब आप सोचिए मारिया मॉन्टेसरी की, तो वो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति की जो मॉन्टेसरी विधि है उसका इजाद किया था। निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो लिस्पिंग, स्टटरिंग और स्टेमेटरिंग ये क्या है आपका? भाषा दोष है। मतलब जीवा संबंधी है, जैसे जल्दी जल्दी बोलना, एक के ऊपर एक वर्ड्स को बोलना, तुतलाना, हकलाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। कूइंग, कूइंग क्या है? जो बच्चा जो कू कू सी आवाज़ निकालता है उसको कूइंग कहते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। अपरिपक्व जन्म का कारण क्या है? सिफिलिस, विषाक्तता, असंतुलित आहार, इनमें से सभी। तो ये क्या है? ये सभी अपरिपक्व जन्म का कारण है। अगला प्रश्न है, एक धात्री स्त्री जिसमें शिशु 8 माह का है, उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? तो जो हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो लेडी है, तो उसमें 350 हो गई थी, ठीक है, 350 हो गई थी। अगर 0 to 6 0 to 6 है तो प्लस कितनी हो जाती है? 600। लेकिन यहाँ 8 माह का पूछा है, तो 7 to 12 मंथ में आपका 520। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि नए के हिसाब से है ये, तो यहाँ पर 520 हो जाएगा। अगर एक धात्री माता जिसका शिशु 8 माह का है उसके लिए कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 520 करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ में ये जो हमारा आज का जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराया है, ये कौन से ईयर का है? आपको 2006 का। ठीक है, तो आपका 2006 का कंप्लीट हुआ, 2004 और 5 बाकी है, उसको मैं कल आपको करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।